हेलो, सुप्रभात सभी सुनने वालों को। आज मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ रोचक जानकारी से अवगत कराती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास शब्द क्या है और यह कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। प्रायः यह संस्कृत भाषा में प्रयोग हुआ शब्द है और इसका अर्थ है निश्चय ही ऐसा था या निश्चय ही ऐसा कभी हुआ था। इतिहास एक प्रकार का विज्ञान है। वह इसका अध्ययन करता है कि भूतकाल में, पास्ट में लोग कैसे रहा करते थे, कैसे उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से इस धरती के रंग, रूप, आकार सभी को बदल डाला। उनके जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन आए और क्यों आए। आज हम उन्हें जैसा पाते हैं वैसा वह क्यों बने। बच्चों, देश का इतिहास या किसी विश्व का इतिहास सारी धरती का एक अंग ही तो है। समय के हिसाब से इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आज हम आपको प्राचीन काल के बारे में बताएंगे। प्राचीन काल के लोग कैसे रहते थे, उन्होंने क्या क्या किया। किंतु पहले हम ये समझें कि हजारों साल पहले लोग रहा कैसे करते थे। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। लोग रहने के साथ साथ अपने पैरों के, अपने हथियारों के, अपने सामानों के जो वह इस्तेमाल करते थे उनके निशान छोड़ जाया करते थे। इन्हें हम इतिहास में अवशेष या फिर पूरा अवशेष मीन्स पुराने निशान के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं निशानों के माध्यम से या इन्हीं चिन्हों के माध्यम से वैज्ञानिकों या साइंटिस्टों ने यह पता लगाया कि प्राचीन लोग या पुराने लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या बोलते थे आदि। अब हम उन चिन्हों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्राचीन काल में लोगों ने अपने ही काम के, अपने जीवन में घटी घटनाओं को लिखकर दर्ज करना सीख लिया। वे पेड़ों की छालों पर, पत्थरों पर या फिर गुफाओं में चमड़ों पर कहीं भी इन घटनाओं का, इन कामकाज के ब्यौरों को लिख दिया करते थे। ऐसे ही सबसे प्राचीन लेख आज से लगभग कोई 5000 वर्ष पुराने प्राप्त हुए हैं। लेकिन इन पुराने निशानों को पढ़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमें इन चिन्हों को पढ़ना भी
आना चाहिए होता था, जो कि हमें नहीं आता था। उनमें से बहुत सारे मार्क या निशान ऐसे थे जो भाषाओं या लिपियों में लिखे गए थे, जिनका लोगों ने बहुत लंबे अरसे से इस्तेमाल ही करना लगभग बंद कर दिया था। फिर कुछ विद्वानों ने इन्हें पढ़ने का, इन्हें समझने का प्रयास किया और वे सफल भी रहे, जिससे हमें प्राचीन विश्व की बहुत सारी जातियों, जनजातियों, आदि मानव आदि के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। बच्चों, जिन चिन्हों को हम पहले समझ नहीं पाते थे, वे अचानक से ऐसा लगा जैसे बोलने लगे। वे हमें प्राचीन काल के बड़े बड़े पावरफुल मीन्स शक्तिशाली विद्रोहों को, वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को और बड़े बड़े राजनीतिक विचारों को हमसे साझा करने लगे, क्योंकि हम उन्हें समझ चुके थे। ऐतिहासिक जानकारी देने वाले सभी स्रोतों को या सभी लेखों को जो हम पढ़ते हैं, लिखित सामग्री या फिर ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं। इनकी जानकारी हम चित्रों के और वस्तुओं के माध्यम से भी करते हैं। जो पुराने लोग हैं या जो प्राचीन लोग हैं, उनके लेखों, उनके निशानों जो वे अपने पीछे छोड़ गए हैं, जैसे कि अपने काम करने के औजार, अपने इस्तेमाल की गई दूसरी चीज़ें, अपनी कब्रिस्तानें, अपने घर के खंडहर, ये सभी एक कहावत हम सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सुनी है, जैसा घर वैसा जीवन। वैज्ञानिक बताते हैं कि हम प्राचीन मानव की हड्डियाँ देखकर ही यह बता सकते हैं कि आदि मानव देखने में कैसा रहा होगा, और प्राचीन वस्तुओं को ही देखकर वह बता सके कि वह क्या करता था, क्या खाता था, कहाँ रहता था और कैसा उसका जीवन था। प्राचीन चित्र जो हमारे दिमाग में आते हैं या हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें से लोगों के जीवन, उनके कामकाज, उनके आपस के मतभेदों, उनकी लड़ाइयों, उनके फेस्टिवल्स मीन्स त्योहारों और उत्सवों, उनके इस्तेमाल की गई हुई विभिन्न चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चित्रों और वस्तुओं जो कि हमें उनसे प्राप्त हुई है को हम लोग भौतिक स्रोत सामग्री के रूप में भी जानते हैं। वे सब बहुत ही पुरानी हो सकती हैं, क्योंकि लोगों को प्राचीन काल में लिखना नहीं आता था, और प्राचीन काल के थोड़ा पहले जाएंगे तो अति प्राचीन काल को वैज्ञानिकों ने प्रागैतिहासिक काल भी कहा है, जिसको जानने का मुख्य संसाधन
भौतिक स्रोत सामग्रियां ही हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को लेखन की प्रक्रिया नहीं पता थी। बच्चों, प्राचीन चीज़ें कुछ दिन अगर और ही ऐसे पड़ी रहती, यानी हमें नहीं पता चलती, तो उन पर मिट्टी की परतें जमती चली जाती। प्राचीन काल के लोगों ने जो चीज़ें छोड़ी हुई थी, वह इन हजारों सालों में धूल, मिट्टी, रेत, घास, पेड़ पौधों के बीच दबकर पता नहीं कितनी ढेर सारी सामग्रियां खत्म हो गईं। इसलिए उनकी खोज इतनी आसान भी नहीं थी। जहाँ वे चीज़ें हो सकती थीं, अंदाज़ा लगाया वैज्ञानिकों ने और उन जगहों पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई का काम प्रारंभ कराया और कुछ भौतिक सामग्रियां हाथ लगीं, जिनसे हमने जाना कि पुराने लोग या पुराने मनुष्य कैसे रहते थे, और जिन्होंने इस पुराने ज़माने का अध्ययन करने के विज्ञान को बनाया, उन्हें हम पुरातत्व भी कहते हैं। और जो वैज्ञानिक इस प्रकार की खुदाई या चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनसे प्राप्त हुई चीज़ों पर पढ़ाई करते हैं और बताते हैं वे चीज़ें कहाँ से मिली, वे चीज़ें क्या हैं, उन्हें हम पुरातत्ववेदता कहते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खोजी हुई चीज़ें आज भी बड़े बड़े संग्रहालयों, बड़े बड़े म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। बेटा, इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानते हैं। आज कई स्थान, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ के निवासी अति पिछड़े हुए हैं। हाल ही में इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि लिखना होता क्या है, बल्कि ये तो सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा आदि धातुओं का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते। इन्हीं लोगों को हम जंगली या आदिम कहते हैं। इनकी जीवन और प्रागैतिहासिक काल का मतलब बेटा लेखन कला के आविर्भाव से पहले का काल, मीन्स ऐसा काल जब लेखन का आविष्कार, लेखन प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी, लोग लिखना नहीं जानते थे, के लोगों का जीवन और इन जंगली या आदिम लोगों के जीवन में बहुत अधिक समानताएं या सिमिलरिटी पाई गई है। इन जंगल की जातियों की बस्तियों में जब हम वैज्ञानिक पहुंचते हैं, तो उन्हें लगता है जैसे वो प्रागैतिहासिक काल में ही पहुंच गए हैं। ये वैज्ञानिक या मानव वैज्ञानिक इन लोगों के जीवन, इनके रीति रिवाजों और इनके विश्वासों, ये किस चीज़ में विश्वास करते हैं, का अध्ययन करते हैं और फिर दुनिया को इनके बारे में अवगत कराते हैं या बताते हैं। प्रसिद्ध रूसी यात्री मिक्लुखो मकलाई भी ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आदिम जनजातियों पर अध्ययन किया और बहुत सी चीज़ें हमको बताई। बच्चों,
पिछड़ी हुई जातियों के अध्ययन से हमें प्राचीन काल के लोगों के जीवन के बारे में बहुत अधिक जानने का ज्ञान होता है। चलिए बच्चों, हम आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ पर प्राचीन काल के लोगों से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आदिम लोग कैसे थे और किस प्रकार रहते थे, ये जानना आवश्यक है। सबसे प्राचीन लोग मीन्स सबसे पुराने लोग, जिन्हें हम पुरा मानव या आदि मानव के नाम से भी जानते हैं, लगभग 20 लाख वर्ष पहले ये अवतरित हुए थे। लगभग देखने में बंदर के सदृश लगते थे। इनका माथा बहुत ही पतला और ढलवा था। इनका मस्तिष्क थोड़ा बंदर से बड़ा मगर आज के आधुनिक मनुष्य से कहीं छोटा था। वे आगे को काफ़ी झुक कर चला करते थे और उनके हाथ घुटनों से नीचे टखनों तक लगभग लटके हुए रहते थे। उनकी उंगलियां बेडौल बिना किसी अच्छे आकार की रहती थीं, जिनसे पकड़ना, हल्की फुल्की चोट करना जैसे मामूली बहुत ही छोटे कार्य ही कर पाते थे। वे अपने मुंह के द्वारा बहुत ही साफ सुंदर आवाज़ नहीं निकाल पाते थे। वह अस्पष्ट रूप से कुछ कहते या बोलते थे। उन्हीं के जरिए, उन्हीं अस्पष्ट संकेतों के जरिए वे अपना क्रोध, भय आदि दिखाने में कामयाब होते थे। सहायता के लिए वे अपने दूसरे साथियों, अपने खतरे की चेतावनी को उनके माध्यम से शेयर करते थे। वे जो आदिम या पुरा मानव लोग अपने काम काज के लिए जो हथियार इस्तेमाल करते थे, वे अधिकांश हिंसक जानवरों, जिनके पंजे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मजबूत, या जिनके दांत होते थे या नहीं होते थे, प्रागैतिहासिक आदमी बहुत ही किनारे वाले, मतलब बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल औजार के रूप में करते थे। पत्थर की धार को तेज करने पर पत्थर की धार तेज करने के लिए वह उन्हें किसी दूसरे पत्थर पर चोट करके छोटी छोटी टुकड़ों में उनके किनारों को निकाल देते थे और इस प्रकार वह अपना औजार तैयार कर लेते थे, जिससे वह हड्डियों को तोड़ सकते थे, कूटने के लिए सामान बनाते थे, ज़मीन खोदने के लिए नुकीला डंडा तैयार कर लेते थे। इन हथियारों को या इन इस्तेमाल किए गए हुए औजारों को हस्त कुठार या हस्त कुल्हाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। वह किन्हीं भी दांतों व नाखूनों से मजबूत और भारी भालू के पंजे की चोट जैसी जोरदार उनकी मूसल हुआ करती थी। पत्थर के जो हस्त कुठार या कुल्हाड़ा वो बनाते थे, उससे वह जमीन को खोदने का काम किया करते थे। यही सब
उनके पहले औजार थे। जिनके माध्यम से उन्होंने भोजन सामग्री अपने खाने पीने के लिए जुटाई। इससे पहले कोई भी जानवर ऐसे औजारों को बना नहीं पाया था। आदि मानव और जानवरों में पहला और सबसे प्रमुख भेद यही था कि आदि मानव जो था वह अपने काम के हथियार को अपने आप बना पाने में सक्षम हो चुका था। सबसे प्राचीन लोग किस प्रकार का व्यवसाय या धंधा किया करते थे? जी हाँ बेटा, लोग जंगलों में फल, बेरियां, पशु और पक्षियों के अंडे आदि को बीनते थे या इकट्ठा करते थे। खाने योग्य जो जड़ें बागों या वनों में प्राप्त करते थे उन्हें वो ले लेते थे। कीड़े मकोड़ों, इल्लियों जो खोहों या खंडरों में छिपे होते थे, छोटे छोटे जानवरों आदि को वह निकाल लेते थे, उनको पकड़ते थे और उनसे यही उनका धंधा हुआ करता था, जिससे वह खाद्य सामग्री या खाद्य संग्रहण करते थे। इसके अलावा बेटा आदि मानव झुंड बनाकर मुसलों और डंडों के माध्यम से औजारों से लैस हो करके जंगली जानवरों, बीमार जानवरों या तकलीफ में पड़े जानवरों जैसे बकरों, हिरणों, सुअरों, खरगोशों आदि का शिकार भी करते थे। इस तरह आदिम जनजातियां अपने खाने पीने का बंदोबस्त करती थी। यही उनका पहला धंधा था। आइए देखते हैं बेटा कि आग का उपयोग सबसे पहले क्यों हुआ और कब हुआ। जंगली जानवरों की भांति प्राचीन काल से ही लोग आग से भयभीत हुआ करते या डरते थे। जब कभी आकाशीय बिजली गिरने से आग लग जाया करती थी तो वह डर कर दूर भाग जाया करते थे। उनके लिए यह किसी ज्वालामुखी के विस्फोट से कम नहीं हुआ करता था। परंतु समय बीतता गया और भयभीत या डरा देने वाली यह आग उनकी बहुत ही विश्वसनीय मित्र हो गई। वह हिंसक जानवरों से उन्हें बचाने लगी, ठंडे मौसम में उन्हें गर्मी प्रदान करने लगी, जिससे जलते हुए आग को लेकर वे आग जलाना या अलाव जलाना करने लगे। वे रात दिन एक करके उस जलती हुई राख आग को बुझने नहीं देते थे, यानी उसकी रखवाली करते थे। जब उन्हें उसे छोड़कर किसी नई जगह पर जाना होता था तो वे जलती हुई उसी हिस्से की एक टहनी को अपने साथ ले जाया करते थे।
वे इस अलाव या इस आग के निकट बैठकर जंगली जानवरों से अपने आप को बचाते थे। आदमी के हाथ में इस आग को देखकर वह हिंसक जानवर जो उन पर आक्रमण करने आते रहते थे वापस लौट जाते थे। इसको देखकर आदिम लोगों ने पाया कि आग हमें बहुत सारे कामों में सहायता कर सकती है। फिर उन्होंने कच्चे मांस को, कंदमूल, फल को भी पकाकर और अधिक स्वादिष्ट तरीके से खाना प्रारंभ कर दिया। आग का प्रयोग करके आदिमानव और अधिक जानवरों से अलग होता गया, मीन्स पूरी तरह से जानवरों से भिन्न हो गया। प्राचीन काल में बच्चों कदम कदम पर मानव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बहुत बड़े जानवरों का सामना हो जाने पर बच पाना ना के बराबर होता था, परंतु पर्याप्त भोजन न जुटा पाने पर वे भूख और प्यास की वजह से इधर उधर भटकते रहते थे और आधे से ज़्यादा 20 या 30 की आयु होते होते मर जाया करते थे, या फिर किसी जंगली या बड़े जानवर का शिकार बन जाया करते थे, तो कुछ भूख और बीमारी से हाल बदहाल होकर खत्म हो जाया करते थे। सबसे पहले प्राचीन काल में लोग अकेले नहीं रहते थे, वह एक समुदाय या ग्रुप बनाकर रहते थे। वैसी हालत में भोजन सामग्री को जमा नहीं किया जा सकता था, न ही आग को सुरक्षित रखा जा सकता था, और अकेला रहना भी संभव नहीं था। अकेले रहने पर भी वो भूख, प्यास और डर से खत्म हो जाते, फिर हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते। इसलिए वह समूह बनाकर या मिलजुल कर रहते थे और आपस में आग का इस्तेमाल करते थे। एक समूह में दर्जनों लोग निवास करते थे। एक से अधिक लोगों के लिए एक जगह पर आहार मिल पाना भी संभव नहीं था, इसीलिए उनका समूह स्थायी नहीं होता था। एक समूह को छोड़कर वह दूसरे समूह के झुंड में जाकर मिल जाया करते थे। ऐसे भी आदिमानव एक समूह से दूसरे समूह में आते जाते रहते थे। आदिमानव जिन समूहों या झुंडों या टोलियों में निवास करता था या रहता था, उसे मानव यूथ की संज्ञा प्रदान की गई है। मानव यूथ जो था बेटा, वो केवल गर्म इलाकों में ही रह सकता था, जहाँ की वनस्पतियाँ मीन्स पेड़ पौधे, फल, कंदमूल आदि बहुतायत मात्रा में हुआ करते थे। वस्त्रों, आवास के बिना भी वह वहाँ रह सकते थे। सबसे प्राचीन लोगों के जो हमें अवशेष या पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे उनकी हड्डियाँ, उनके दांत, उनके औजार, वह महाद्वीपों जैसे अफ्रीका, एशिया और यूरोप जैसी जगहों में पाए गए हैं। 19वीं सदी के अंत में दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा द्वीप पर
लगभग लाखों वर्ष पहले लोगों की अस्थियां या हड्डियां और दांतों के कुछ पार्ट्स या टुकड़े मिले थे। उनका अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इन्हें पिथेकेंथ्रोपस यानी कपि मानव या एप मैन भी नाम दिया जा सकता है। बहुत समय तक माना जाता रहा कि पिथेकेंथ्रोपस ही सबसे प्राचीन मानव था, किंतु 20वीं शताब्दी के मध्य में ही पूर्वी एशिया में इससे कहीं प्राचीन हड्डियों और औजारों को हम देख सके और वैज्ञानिकों ने उसे उपकरण निर्माता या उपकरण बनाने वाला मानव होमो फेबर नाम दिया। पता चला कि वह लगभग 10 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर निवास करता था। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी पर उपकरण निर्माता मानव यानी होमो फेबर मानव 17 लाख वर्ष पहले रहा करता था। पूर्वी अफ्रीका में खुदाइयाँ उसके बाद भी जारी रहीं ताकि इनके बारे में और अधिक जानकारियाँ हासिल हो सकें। उसके बाद बच्चों, पृथ्वी पर हिमयुग या बर्फ का युग शुरू हुआ। लोगों को रहते रहते लगभग लाखों वर्ष बीत गए थे, लेकिन 1 लाख वर्ष पहले शीत या सर्दी एकाएक बढ़ गई, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित जगह यूरोप हुआ। शीत का समय इतना लंबा और इतना ठंडा हो गया कि अल्पकालीन जो छोटे समय के लिए गर्मी हुआ करती थी वह उत्तरी यूरोप में हिम जो था, बर्फ जो था, उसको पिघलाने में नाकामयाब हुई। यहाँ सारी धरती को बेटा एक विशाल बर्फ की चादर ने ढक लिया, जिसकी मोटाई लगभग 2000 मीटर तक रही होगी, जिसे हम हिमावरण के नाम से, हिम का आवरण मीन्स हिम का ढकना नाम से भी जानते हैं। हिमावरण दक्षिण में टुंड्रा तक फैल गए, जिसमें वनस्पतियां उनकी पैदावार बहुत कम हो गई। गर्मी के आदि मतलब बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो चुके जीव जंतु लगभग इस बड़े शीत के प्रकोप से मर गए या दक्षिण के ओर गर्मी वाली जगह पर भाग गए। मनुष्य जो था वह इस बर्फ के युग से अत्यंत कठिनाई भरी परिस्थिति में अपने जीवन को बचाने में सफल रहा। अपने लाखों वर्षों पूर्व के अस्तित्व को पत्थरों, चपटे टुकड़ों आदि को तोड़ने या उनसे तरह तरह के औजारों को बनाकर
उनका इस्तेमाल करना, जैसे कि भाले की नोकों, चाकू, स्क्रैपर, छेदक, ये सब बनाना भी उन्होंने सीख लिया। वे फलों के गूदों को निकालने के लिए हड्डियों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया करते थे, जिसके लिए वह उनको घिस कर पहना करते थे। इस वजह से वो जानवरों के सींगों आदि से सुई या कांटेदार बर्छियाँ, हार्पून भी जिसे हम कहते हैं, का उपयोग करने लगे और उनको बनाने लगे। लेकिन ये पत्थर के औजार जो पहले वह इस्तेमाल करते थे, वही उनके मुख्य औजार अभी भी बने रहे। उनसे ही वह लकड़ी आदि को तोड़ते, काटते, सींग आदि को छीलते और घिसते थे। लकड़ियों को घिसते घिसते आदिम लोगों ने पाया कि सूखी लकड़ियों के कुछ टुकड़े पर बहुत ज़्यादा जोर या ताकत लगाने से कुछ चिंगारियाँ जैसी चीज़ें निकलती हैं। इस तरह आदमी ने स्वयं आग को पैदा करना सीख लिया। अब आग को जलाने के लिए संयोगवश कहीं आग नहीं मिलती थी, तो वह लकड़ियों के रगड़ पर निर्भर रहने लगा। शिकार के लिए कांटेदार बर्छियों से वह जंगली बैलों, हिरणों, घोड़ों के झुंडों आदि का शिकार करता था। शिकार के लिए वह उन जंगली जीवों के पीछे भागता था, भालों और जलती हुई टहनियों से उन्हें डराकर उस तरफ भागने पर मजबूर करता था जहां पर वह पहले से ही कोई गड्ढा करके उस पर लकड़ियों से उसे उस जगह को पाटा रहता था, ताकि वहां पर आने के बाद जानवर गिर सके और घात लगाकर बैठे उनके साथी उसे मार कर उनका खाने में इस्तेमाल कर सकें। बच्चों, लंबे लंबे बालों वाले महागजों, जिन्हें हम आज मैमथ के रूप में जानते हैं, आदि मानव उनका भी शिकार किया करते थे। वह बहुत भारी हुआ करते थे और इतने भारी कि वह आदमी को अपने पैरों से कुचल सकते थे। अपने जबरदस्त सूंड के प्रहार से वह आदमी को एक झटके में मार सकने में संभव थे। लेकिन मैमथों का शिकार करने के लिए वह उसी गड्ढे का इस्तेमाल करते थे जिसे मैंने आपको पहले बताया। उसी गड्ढे का इस्तेमाल करके वह गड्ढे को लकड़ियों और टहनियों से पाट देते थे, फिर आग लगाकर टहनियों में चारों तरफ से डराकर मैमथ को उस ओर भागने पर मजबूर करते थे। जिस प्रकार मैमथ गड्ढे में गिर जाता था और बाहर नहीं निकालता था, फिर सारे शिकारी मिलकर मैमथ को मार डालते थे। इस प्रकार शिकार उन लोगों का मुख्य धंधा बन गया, जिससे उन्हें भोजन की कमी तो पूरी ही हुई, साथ ही साथ उनकी छालों का वो लोग कपड़े के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे। जब बेटा खाने पीने की चीज़ें पर्याप्त उन्हें आसानी से मिल जाने लगी
और उनके पास पर्याप्त खाने का मांस इकट्ठा होने लगा और काफ़ी महीनों तक वे और शिकार नहीं प्राप्त कर पाते थे, तो कई कई महीनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता था। काफ़ी अंधेरी और गीली पड़ी गुफाओं में वे सबसे पहले निवास किए और वहीं पर वे रहे। बड़े बड़े शेरों, भालुओं आदि की मांदों पर वे आग के आविष्कार के बाद उन्हें दिखाकर डरा करके उन पर कब्जा कर लिया करते थे और जंगली जानवरों की हड्डियाँ, पेड़ों की छालें और टहनियों के माध्यम से वहाँ पर झोपड़ियाँ बनाना सीख लिए थे। कांटेदार बर्छियों से वह मछलियों को भी पकड़ते थे। नदी और झीलों के किनारे घात लगाकर बैठे रहते थे। ज्यों ही मछली पास आती थी, बर्छियों को फेंक कर मारते थे और मछली के शरीर में घुसने पर वे मछली को आसानी से पकड़ लेते थे। बेटा, परिवर्तन आना तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसलिए आदि मानव के जीवन में भी इस तरह परिवर्तन आए। वह अपने पत्थर के औजारों, अपने सींग के औजारों, अपने आग पैदा करने की प्रक्रिया आदि में और अधिक परिवर्तन किया, यानी और अधिक विकास किया। वह और अधिक सुडौल और अधिक अच्छे हथियार बनाने लगा और यह भी सोचने लगा कि कैसा आकार देने पर इसे किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है और किस सामग्री से कैसा हथियार बनाना है। इस तरह शिकार से पहले वे आपस में तय करते थे कि कौन से समुदाय किस तरफ रहेंगे और किन झुंडों के जानवरों को उन्हें खदेड़ना या पकड़ना है। और यह आविष्कार या यह विकास इसलिए संभव हो सका क्योंकि आदमी के मस्तिष्क में निरंतर विकास की प्रक्रिया चलती रही। मनुष्य का मस्तिष्क ज्यों ज्यों विकसित हुआ, आदमी का माथा उतना ऊंचा या और चौड़ा होता चला गया। जैसे जैसे उसके माथे चौड़े और ऊंचे होते गए, उसकी भाषा और बोली भी स्पष्ट बनती गई। आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले आज के ही आदमियों जैसा मानव बन गया। वैज्ञानिकों ने उसे प्राज्ञ मानव या होमो सेपियंस नाम दिया। महान वैज्ञानिक और क्रांतिकारी फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा कि मानव का सृजन श्रम ने ही किया है, मीन्स मानव को मेहनत ने ही बनाया है। बच्चों, आज हम इतिहास का यहीं तक अध्ययन करते हैं। आगे का अध्ययन हम अपने नई वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताएंगे। आशा करती हूँ कि इतिहास की यह जानकारी आपको कुछ नया बताने में सफल होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।